अपना ट्रांसफ़र वक्फ बोर्ड से करा लिया, जबकि वक्फ बोर्ड को इसमें इंटर करने की कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है। ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट ही चलाता है, इसको बहुत कायदे से चलता है। परंतु अभी वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं जुनैद अहमद, जुनैद की क्वालिफिकेशन जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ की नहीं है। वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बिठाए गए हैं। उन पे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि उनको हटाया जाए। वो उस लायक नहीं है कि वहाँ बैठ सकें। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बैठी है, वो गवर्नमेंट मुसलमानों को हर तरह से परेशान करना चाहती है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है उनको। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें लोगों ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद को, मदरसे को, यतीम खाने को, दरगाहों को, अस्पतालों को दिया हुआ है। अब सरकार की नीयत उस पर भी लगी हुई है। मैं समझता हूं कि उन्हीं के इशारे पर सब काम हो रहा है। अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ये शिकायत किया, इस पर वो केस किया कि इन्होंने 83 प्रॉपर्टीज बेच दिया। नोट किया जाए, 83 प्रॉपर्टी बेच दिया है, जबकि 83 प्रॉपर्टीज है ही नहीं। उसकी प्रॉपर्टी एक भिंडी बाजार में पठानवाड़ी में है, जहाँ 83 टेनेंट्स हैं। उन टेनेंट से इन लोगों ने कैंसन लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बना के उनको जगह देंगे, जैसे बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को उसने लिखा कि इसको बेच दिया। ये चीज़ें लेकर के इन्होंने ट्रस्टीज़ को सस्पेंड कर दिया और नए ट्रस्टी लाए। ये सारी शिकायतें आ रही हमारे पास। मैं जाऊंगा, अभी मैं ऐलान करूंगा 1 तारीख का, मैं जाऊंगा मस्जिद पे। लोग बोलते हैं 10,000 लोग वहाँ रहेंगे, इतने नाराज़ हैं लोग इससे। और ट्रस्टी जिसको बनाया है ना, इन पे केसेस हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये लोग पैसे वसूलते हैं लोगों से। इनकी क्वालिफिकेशन ट्रस्टी बनने की है ही नहीं है। ऐसे लोगों को, जहां मेमन कम्युनिटी के अलावा कोई ट्रस्टी बन नहीं सकता, वहां ऐसे लोगों को ट्रस्टी बना दिया गया। ये वक्फ बोर्ड का एक बहुत गलत कदम उठा हुआ है और ये लोग जाकर मस्जिद पे कब्जा करने वाले हैं। जाएंगे तो मैं भी अपने वर्कर लेके जाऊंगा। मैं देखता हूं किस तरह से गैर कानूनी कब्जा कर सकते हैं ये। हाई कोर्ट में भी गए हम लोग, स्टे भी मिला हुआ है। हम वहाँ के मौलाना खालिद अशरफ साहब हैं, मोइन मियाँ हैं, सईद साहब हैं, सईद नूरी साहब, इन उलमाओं से बात की जाएगी, इससे डिस्कशन करूंगा। मुझे अभी सच्चाई सब नहीं मालूम, लेकिन ये मस्जिद के साथ एक शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसी तरह से अगर ये जुनैद अहमद वहाँ बैठे रहे तो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, मनमानी। इस पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। हम इस इशू को अभी हाईकोर्ट तो ले गए हैं, इस इशू को मैं असेंबली में ले जाऊंगा और उस पर आवाज़ उठाई जाएगी कि इस तरह के सीईओ को पहले हटाना चाहिए। ये सीईओ जो वहाँ बैठा है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वहाँ बैठ कैसे सकते हैं। बहुत सारे वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिद हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है और इस मस्जिद पे कोई भी गैर कानूनी कब्जा, ज़बरदस्ती है कोई किसी को ट्रस्टी बनाकर लाएं तो ये कभी भी समाजवादी पार्टी या अबू आसिम कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन इस मस्जिद को बचाना हमारा काम है। इसको अच्छी तरह से आप ज़रा इसको उठाइए, छापिए आप इसको अच्छी तरह से। और ये मस्जिद किसी ऐसे लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं जा सकती जो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर इसको कब्जा करना चाहते हैं। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको बुलाया आज और सरकार को हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो है इस मस्जिद का इसका ट्रस्ट जो है, एक ट्रस्ट जिसकी स्थापना 1879 में हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। 1879 में ट्रस्ट बना हुआ है और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अधीन के ट्रस्ट बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर के अंडर में है। ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अनुसार संचालित किया जा रहा है और ये इंग्लिश ट्रस्ट की
प्रकृति का एक और, इसलिए राज्य वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकारी क्षेत्र है ही नहीं कि जो उन्होंने इस तरह से जो पास किया है कि इसको ट्रस्टीज को हटाएं, नए को इनको अधिकार ही नहीं है। ये गलत अपना पावर यूज करके ये काम कर रहे हैं। इस पर सरकार को तुरंत नोट लेना चाहिए और जो गैर कानूनी तरह से लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोग अगर वहाँ आएंगे हंगामा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। हम सब भी जाएंगे वहाँ पर और मैं खुद जाकर वहाँ पे दौरा करने वाला हूँ, सब इंक्वायरी पता लगाने वाला हूँ। तो इस पर सरकार को हम आपके माध्यम से जगाना चाहते हैं कि ये मस्जिद, मीनारा मस्जिद हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, इस पर किसी और का कब्जा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ मीनारा मस्जिद को लेकर नाराजगी है या वक्फ बोर्ड के और सारे फैसले और सारे नोटिस के लिए? हमें वक्फ बोर्ड के बहुत सारे फैसलों से नाराजगी है, लेकिन हम आज मीनारा मस्जिद के इस पर बैठे हुए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो फैसले हो रहे हैं ये समझते हैं कि बीजेपी जो उठा रही वक्फ बोर्ड में जो अपनी मनमानी करना है, उसके अंदर इसको वक्फ बोर्ड के लॉ को चेंज करना है, उसमें जो है नॉन मुस्लिम्स को भी लाना है, ऐसी जगहों पर जहाँ पे अल्लाह के नाम पर जगह है, इसमें वक्फ बोर्ड कई जगहों पर कब्जा कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तुरंत सस्पेंड किया जाए गलत वो करने के लिए, और वहाँ पर नया जो एलिजिबल है ऐसा वक्फ बोर्ड का सीओ बैठाया जाए। एक वक्फ की लैंड है एंटीलिया, जिसको यही सीओ के रहते हुए नॉन वक्फ करार किया गया है, वो रिपोर्ट उन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है, एंटीलिया की बिल्डिंग जो है वो वक्फ की ही है, ये फैसला हो चुका है। सरकार जो कानून ला रही है तो मतलब सही कानून ला रही है, वक्फ जायदाद पे जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, तो सरकार का कानून लाना, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसका आना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है, उसमें कुछ कमी जरूर है, उस कमी को सुधारने की जरूरत है, न कि नया अमेंडमेंट बिल ला करके एक कलेक्टर के हाथ में। आज क्या है कि आज एक सीओ रहता है, वो सीओ ऑर्डर करता है, महाराष्ट्र के 36 कलेक्टर जहां जहां होता है आज उस पर काम करते हैं। अब ये जो है 36 कलेक्टर जो है वो ऑर्डर करेंगे और सीओ उनके अंडर में काम करेगा। ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत। और कलेक्टर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की बॉडी का आदमी है। वही अयोध्या में नायर कमिश्नर कलेक्टर थे उस वक्त 1949 में। अगर उस कलेक्टर ने ईमानदारी की होती तो शायद बाबरी मस्जिद अयोध्या या मंदिर का मैटर इतना लंबा खींचता नहीं था। वक्फ की जायदाद जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जैसे आपने मीनारा मस्जिद का इशू उठाया, ऐसे बहुत सारी है, प्रिंस अली खान है, तमाम जो प्रॉपर्टीज है और बहुत से मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि वक्फ के अंदर सुधार होना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि ऐसे सीओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है या उसके अंदर, तो अभी तक कम्युनिटी जो है सुधार क्यों नहीं करता? नहीं, ऐसा है कि वक्फ का चेयरमैन जो बने, वक्फ का सीईओ जो बने, वो बहुत देखभाल के बनाना चाहिए और उसमें सुधार, कुछ कमियां हैं उसको लाना ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर ये कि पूरा पावर कलेक्टर को दे देना और उसमें मुस्लिम प्रॉपर्टी, अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी में दूसरे कास्ट के लोगों को जोड़ देना, ये सब कभी भी कोई मान नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है 1995 का, उसमें ये कहा गया है कि वक्फ की जो बरसों पुरानी जो प्रॉपर्टी होती है जो अल्लाह के नाम पे रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट में हो, तो उसको भी वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड में ले सकता है, ट्रस्ट की जगह पर भी। तो इस पर जो है यही मामला है यहाँ पर, तो इस पर आपका जो है ऑब्जेक्शन क्यों है? वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, क्यों जाएंगे वक्फ बोर्ड? हमारे पास ट्रस्ट है, ट्रस्ट अच्छे से चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं उसके अंदर है। जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत अच्छे फैमिली के लोग हैं, आज 100-150 साल से वहाँ पे उसी फैमिली के लोगों का काम चल रहा है, तो उसको चेंज करने की जरूरत क्या है? वक्त में गड़बड़ियाँ चल रही हैं सब, आप रोज सुन रहे हैं, कोई कब्जा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस ट्रस्ट के तहत चल रहा है, इसको ट्रस्ट में ही रहना चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि मीनारा मस्जिद के जो ट्रस्ट डीड है उसके हिसाब से नॉन मेंबर की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो सीओ ने जो नियुक्ति किया नॉन मेंबर की, तो आपको लगा मैनिपुलेशन हुआ होगा? बहुत ज़्यादा सीओ के ऊपर जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं। कई लोग बाहर खड़े हैं कागजात लेकर के सीईओ के खिलाफ, कहाँ कहाँ कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ किसी को भरोसा सीईओ के ऊपर नहीं है। जब एक आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है और उसकी क्वालिफिकेशन भी वो नहीं है, तो पहले उसको हटा देना चाहिए। और जब ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि नॉन मेमन नहीं हो सकता, तो नॉन मेमन को कैसे अपॉइंट किया गया? ये सब सारी चीज़ें उठ रही है ना। ये सीओ को जो लाया गया है, इसके पहले आपको पता होगा मोइन तहसीलदार करके एंटीलिया की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें मोइन तहसीलदार ने जो है हुकूमत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ रखा था। इसके बाद ही, उस रिपोर्ट के बाद ही मोइन तहसीलदार को हटा के उनको लाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि मोइन तहसीलदार को हटाना और जुनैद सैयद को लाना, ये भी हुकूमत की उसी पॉलिसी का हिस्सा है? 101% आप सही कह रहे हैं।
जब मोइन साहब थे वहाँ पर, एंटीलिया की बात पूरी ओपन हो चुकी थी, उनके सेक्रेटरी से मेरी बात हो चुकी थी कि एंटीलिया की जगह अब ये जो है अंबानी के पास जो है वो गैर कानूनी है, वो जगह वफ़ की कभी ज़िंदगी में बेची नहीं जा सकती है। इतना दिन खींचा इन लोगों ने, ये फैसला हो चुका है। अब मेरा ये कहना है सरकार को कि जिसने भी जो किया था, करना था, कर लिया, लेकिन अब जो है ना उनको लीजी बनाया जाए। ये जगह बिक तो सकती नहीं है, बिल्डिंग गिराई तो जा सकती नहीं है, लेकिन उनको वो जगह लीज पे दे करके वो वफ़ को किराया देंगे उसका। ये अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी इंसाफ है तो तुरंत जो है ना एंटीलिया का को वफ़ का लीजी बनाकर उनसे रेंट लेना चाहिए। क्या लगता है कि आपको, जैसे आपने कहा कि वक़्त की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जहाँ पर वक़्त के अंदर रेंट नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी, अगर बात कर ले वक़्त के अंदर 2007 से लेकर 2011 तक का 120 एनओसी, जिसे आपने रीडेवलपमेंट की बात की, 120 एनओसी जो थी वो इलीगल पाई हुई थी, जिसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ों की मांग क्यों नहीं उठाई? 2008 से लेकर 2012 तक जब तारिक अनवर वहाँ थे तो उस दौरान जो है जो एनओसी इशू हुए थे उसके रिकॉर्ड खुद उनके पास, वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि सरकार इन मुद्दों को दबा देती है। जो लोग बैठते हैं उसमें, और मुझे कहने में कोई वो नहीं है, जितने बैठते हैं ना मैक्सिमम मुस्लिम ही रहते हैं और सब करप्शन करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना कि औरंगाबाद में एक ज़मीन बहुत महंगी थी, उस ज़मीन के बदले में गांव में कोई ज़मीन पे चढ़ा दिया वक्त और ये ज़मीन बेच के पैसे खा गए। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त बोर्ड में जो लोग बनाए जाते हैं ना सरकार की, उसके ऊपर ये करप्शन ज़्यादा करे, इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। आप मानते हैं क्या कि मुंबई या महाराष्ट्र में जो बिल्डर है वो वक्त मिल्कियत को मलाई के जैसे खा रहे हैं और वक्त बोर्ड का उन पर कंट्रोल तक नहीं है? अग्रीपारा में भी नथानी बिल्डर जो है वो मिल्कियत जो है वो भी वक्त की मिल्कियत थी, अभी वो मिल्कियत भी बन गई है, कंस्ट्रक्शन भी बन गया है, बेच भी दिए गए हैं, अभी शायद वक्त बोर्ड ने उसको संज्ञान मिल गया। आप ये चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि जो बिल्डर है वो भी वक्त की मिल्कियत को अपने हिसाब से जो डाल देते हैं? जिसको जहाँ जगह मिल रही है हरामखोरी कर रहा है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है। बहुत सारी जगहें जो है 100 रुपये 200 रुपये रेंट के ऊपर आज भी पड़ी हुई हैं। इन सब जगहों को तुरंत खाली करवाना चाहिए या आज रेडी किनार के हिसाब से उसका रेंट वसूलना चाहिए। अहमदनगर में कई मस्जिदें नजर आती सामने से, उसके अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है, उसके अंदर कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, कहीं तहसील का ऑफिस चल रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, सारी वफ़ की है, कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन सरकार से कितनी बार इस पर आवाज़ उठाकर, मैंने पार्लियामेंट में था तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था हम इसको जल्द खाली कर देंगे, लेकिन आज तक जगह खाली नहीं हुई है। नए कानून के तहत ये तमाम प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जब नया कानून बनेगा तो ये जो मसले वक्त के अंदर पिछले कई दशकों से चले आ रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। नया कानून आएगा ना तो जिस तरह से एयरपोर्ट बिक गया, जिस तरह से एयरलाइन बिक गई, इस तरह से सब जगहें किसी जगह पे हाथ रख देंगे और कलेक्टर बोलेगा ये जगह वक्त की नहीं है और ये हरामखोरी में लोग खा जाएंगे उसको। इससे नया कानून बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सर, तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको जल्दी छुट्टी देने का ऐलान किया है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या जब नवरात्रि आएगा तो हिंदुओं को भी जल्दी छुट्टी दी जाएगी? सर, आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि नवरात्रि में कोई भूखा नहीं रहता है। लोग इसमें संगीत करते हैं, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। रमज़ान के महीने में लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते नहीं, पानी पीते नहीं। अगर कोई सरकार उनको रिलीफ दे रही है तो उसका तमाम लोगों को स्वागत करना चाहिए। थोड़ी देर की छुट्टी पहले मिल रही है लेकिन वो काम पूरा करेंगे ना। अभी आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी किधर है। सुबह 11 बजे ड्यूटी पे आना है, 12 बजे 1 बजे लोग आते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर चाहे मद्रास की में उन्होंने किया है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। और बीजेपी तो अगर माइनॉरिटी को कुछ भी मिल जाएगा तो बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर, क्या कहेंगे क्रीम सुमैया ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली थी अजान को लेकर कि अजान जो है इसका वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और वहाँ पर कल सर्वे भी हुआ है घाटकोपर पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों की जितनी मस्जिदें हैं वहाँ पर साउंड टेस्टिंग भी पाई गई। वहाँ पर डिसेबल जो था 75% दिखा रहा है और लाइट का जो है वो 90% दिखा रहा है। क्या कहना चाहिए उसके? देखिए ऐसा है ना, ये सब एक ज़बरदस्ती का एक वावेला मचाना है कि जिससे माइनॉरिटी मुसलमानों को कहीं न कहीं से तकलीफ हो। बड़े बड़े डीजे बजते हैं, हम तो नहीं कभी शिकायत कर रहे हैं। रात भर डीजे बजता है, आप चलो मैं दिखाऊं, यूपी में पूरी रात कीर्तन होता है माइक पे, कोई कंप्लेन नहीं करता है। हर आदमी अपने धर्म पर चल सकता है। ये लोग जब 2014 के बाद से हर इशू उठा रहे हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो।
और मेजॉरिटी को कहीं न कहीं खुश करके वोट देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ मेजॉरिटी समझ चुकी है कि ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, यही काम रह गया है। लाउडस्पीकर का मुद्दा फिर उठा है। एक समय भाजपा के नेता वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको लेकर शिकायत की है कि उनको दिक्कत हो रही है मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर, क्या करेंगे इस पर? इनके पास कोई काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना है इनको। लोगों का नौकरी नहीं है, कुछ नहीं करना है, कर्ज दुनिया भारतवर्ष कर्ज में डूबता जा रहा है, उस पर बात नहीं करना है। ये सिर्फ मुसलमानों की इशू लेकर के ना सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अजान होती है, कहाँ अजान नहीं होती? अब जाइए बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्री में भी अजानें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। अगर लाउड स्पीकर पे कहीं बंधन लगाना है तो पूरे देश में जो लोग भी लाउड स्पीकर यूज करते हैं सब पे बंधन की बात कीजिए। आप सिर्फ मस्जिद की बात क्यों करते हैं? महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कमेटी बनाई है जिससे धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज़ादी देश में इतनी हो रही है कि लड़के लड़के के साथ शादी कर लें, लड़की लड़की के साथ रहें, बिना शादी करके लिविंग रिलेशन में रहें, ये आज़ादी है। आज़ादी के नाम पर नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर किसी लड़के ने शादी दूसरे धर्म में कर ली, उसको रोकना चाहते हैं आप। और आप खुद एक हैंडबिल बट रहा है, इस पर लिखा हुआ है कि हिंदू भाइयों जाओ, मुस्लिम लड़कियों से हाथ मिलाओ, उनका नाम पूछो, उनसे अच्छी बात करो और उनको जाल में फंसाओ और उसके बाद तुम उनसे शादी कर लो। इस तरह के मैं समझता हूँ कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर लव जिहाद पे कोई कानून बनेगा कि दूसरे धर्म में शादी नहीं करना है तो सबसे पहले हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम कोई भी मुसलमान नहीं चाहता है कि उसका लड़का या लड़की किसी और धर्म में शादी करें, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद संविधान जो इजाज़त देता है उसके हिसाब से कर रहे हैं लोग। अगर उसको रोक रख के लगा दो। लेकिन ये क्या करेंगे? अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली तो ये उसी दिन पहुंचेंगे उसके घर पर, जाकर उससे कहेंगे कि इस मुस्लिम लड़के ने मुझे फंसाया, ये अपने आप को हिंदू बता रहा था, इसने शादी किया, और केस करके उसको बर्बाद कर देंगे। और किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम से किया तो जाकर कुछ रुपए भी देंगे और वो स्वागत करेंगे, फूलों का हार पहनाएंगे। ये तो इनकी मानसिकता है। जानबूझकर ये लोग मंच लगाते हैं, और धर्म परिवर्तन करो, और धर्म परिवर्तन करो। मुसलमान तो आज तक कहीं नहीं किया कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई मंच लगाया हो या कहा हो आप पैसे लेके जाओ। जिसकी मर्जी हो 18 साल की उम्र के बाद कहीं भी शादी करे, कोई भी धर्म परिवर्तन करे। ये देश का संविधान है। ये संविधान में खुली जो है ना इंटरफेरेंस है, संविधान में जो है बदलने की कोशिश है। ये कांग्रेस के नेता हुसैन जलवाई को कहते हैं कि आरएसएस भाजपा के सभी जो सांसद है वो आतंकवादी की उपमा देते हैं। वो आप इसे आतंकवादी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। आतंकवादी मतलब आतंक फैलाना, बम ब्लास्ट करना नहीं आतंकवादी होता। खाली इलाके में एक नफरत पैदा करना। ये लोग जो हैं भाजपा के लोग, ये सही है कि एक ज़बरदस्ती इलाकों में एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। गाय बैल के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर हो या भी अभी जो है रामनवमी आएगी तो सरों पर बड़े बड़े गेरुआ गमछे बांध करके मस्जिदों के सामने जाके चिल्लाएंगे। ये सब रोकते क्यों नहीं? ये आतंक नहीं है क्या? ये भी एक तरह का आतंक ही है। इसको बंद होना चाहिए, इसको सरकार रोकना चाहिए। जी, सरकार से जुड़ी कुछ नीतियों के सवाल है। मैं देखा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अपना मेडिकल पक्ष जो है अलग से शुरू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का अलग से है पहले से। तो एक ही सरकार में दो मेडिकल कक्ष हम जब देख रहे हैं तो फिर आप क्या लगता है कि सरकार में तालमेल नहीं है, मुख्यमंत्री में अनबन बनी हुई है? ये तो चारों तरफ मीडिया में आ रहा है कि जब भी कुछ होता चले जाते हैं सतारा। मुख्यमंत्री पहले बनाए थे, इन्होंने सरकार लाई थी, इन्होंने अपनी पार्टी में तोड़ करके अपने एमएलए लाए थे और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, और अब की बार बीजेपी की सीट ज़्यादा आ गई तो नहीं मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। तो इनको मुख्यमंत्री बनना है, आपस में लड़ाई चल रही है। ये बिल्कुल सबको पता है अच्छी तरह से कि तालमेल सरकार में एकनाथ शिंदे साहब के साथ में बीजेपी का तालमेल बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। इसके अलावा कि अभी जो 20 एमएलए हैं शिवसेना का, उनकी सिक्योरिटी कम कर दी है। इस वक्त उन्हें वाई सिक्योरिटी कर दी है मुख्यमंत्री। यही नहीं, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको जो है डेवलपमेंट का फंड ज़्यादा दिया जा रहा है।
उनको सत्ता पक्ष को सिक्योरिटी दी जा रही है, सत्ता पक्ष को मलाई दी जा रही है, और अपोजिशन को जितना भी तकलीफ दे सकते हैं दी जाएगी, ताकि वो सब टूट के उनके साथ आ जाए। नहीं, लेकिन तो एकनाथ शिंदे के एमएलए से भी दे रहा है ना security। जी एकनाथ शिंदे के एमएलए की सिक्योरिटी। हाँ, तो वो भी तो है, वही है ना, आपस में लड़ाई है ना इनकी, इसलिए ऐसा हो रहा है, खींचातानी। रणवीर इलाहाबादिया ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है और लगातार उन्हें समन भी भेजा जा रहा है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे इस पर? अभद्र टिप्पणी सभी करने वालों को, एक ही इंसान ने, जितने लोग भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उन सब के ऊपर केस होना चाहिए। अभी हाईकोर्ट से खबर आई है कि उसके अंदर जो ट्रस्टीज को बनाया है या किसी को कब्जा लेने का है, उसको 3 हफ्ते का एक्सटेंशन मिला हुआ है, लेकिन हम लोग भी तैयार हैं अपनी फौज के साथ, कोई भी कब्जा ले नहीं सकता है। बधाई हो। धन्यवाद।